बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र की, एक ऐसी कहानी जहां आंकड़े और जमीनी हकीकत मिलकर ये बताते हैं कि यहां पर चुनाव असल में जीते या हारे कैसे जाते हैं। देखिए, इस जमीन की तकदीर तो यहाँ की नदियां लिखती हैं। कोसी और बागमती, ये नदियां हाँ जीवन देती हैं, लेकिन हर साल अपने साथ तबाही का सैलाब भी लाती हैं। तो आप समझिए कि यहाँ की जिंदगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की राजनीति सब कुछ पानी के इस उतार चढ़ाव पर ही टिका है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे कि जहां हर साल तबाही और मुश्किलें लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हों, उस जगह पर चुनावी राजनीति असल में काम कैसे करती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जमीनी हकीकत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। गौराबोराम को समझने की शुरुआत हमें ठीक वहीं से करनी होगी जहां से यहाँ के लोगों की जिंदगी शुरू होती है, यानी यहाँ के माहौल से, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों को कंट्रोल करता है। अब जरा यहाँ के प्रोफाइल पर नजर डालिए। ये इलाका लगभग पूरी तरह से ग्रामीण है। सोचिए, 89% आबादी गांव में रहती है और साक्षरता दर महज 43.85%, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। अब ये जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है ना, यही यहाँ की राजनीतिक सोच और वोटिंग के तरीके पर सीधा असर डालता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये हर साल की कहानी है। एक सालाना त्रासदी। हर साल 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन बाढ़ में डूब जाती है। इसका नतीजा, लोग पीढ़ियों तक चलने वाले कर्ज में डूब जाते हैं और काम की तलाश में अपने घर, अपनी जमीन छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव पर। इसका नतीजा एक पहेली जैसा है। मामला इतना नजदीकी कैसे हो गया? इसको समझने के लिए अब आंकड़ों को देखना जरूरी है। तो 2025 के चुनाव में जो उम्मीदवार जीते, यानी बीजेपी के सुजीत कुमार, उन्हें मिले 77,682 वोट। और उनके सबसे करीबी मुकाबले में कौन थे? आरजेडी के अफजल अली खान, जिन्हें 72,013 वोट मिले। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। हार जीत का फैसला हुआ सिर्फ 5,669 वोटों से। बहुत ही मामूली अंतर। ये एक ऐसा मार्जिन है जो पासा किसी भी तरफ पलट सकता था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था, एक तीसरा एंगल। AMIM पार्टी के उम्मीदवार को मिले 3,243 वोट। अब ये वोट भले ही कम लगे, लेकिन ये निर्णायक साबित हुए। माना जाता है कि इन्होंने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई और चुनावी नतीजे का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो ये तो हुई नंबरों की बात, लेकिन अब इन नंबरों से आगे बढ़कर उन असली ढांचागत वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये नतीजा आया, क्योंकि ये नतीजा कोई इत्तेफाक नहीं था। देखिए, एक चीज जो साफ दिखती है वो है उम्मीदवारों के पास मौजूद पैसों का अंतर। एक तरफ 10.9 करोड़, दूसरी तरफ 1.4 करोड़। ये जो आर्थिक ताकत का फर्क है, ये मौजूदा गठबंधन को एक ऐसी बढ़त दे देता है जिसे तोड़ पाना किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये नतीजा सिर्फ एक वजह से नहीं आया, इसके पीछे कई चीजें एक साथ काम कर रही थीं। बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों का दबदबा, टर्नआउट का बढ़ना, जिससे एनडीए को फायदा हुआ। आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर शायद कुछ थकान थी, और हाँ, जमीन पर मजबूत प्रशासनिक नेटवर्क और वोटों को बहुत सोच समझकर बांटने की रणनीति, इन सब ने मिलकर ये नतीजा तय किया। और देखिए, यहीं पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जिम्मेदारी के साथ होने वाली सार्वजनिक बहस। वो बहस जो तथ्यों पर आधारित हो, ताकि चुनावी फैसले सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि मुद्दों की असली और गहरी समझ पर लिए जाएं। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, पिछले 3 चुनावों का पैटर्न देखें, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। 2015 में जेडीयू जीती, 2020 में वीआईपी और 2025 में बीजेपी। उम्मीदवार बदले, पार्टियां बदली, लेकिन ये सीट लगातार एनडीए गठबंधन के ही पास रही। ये एक तरह के ढांचागत झुकाव की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये तो हुई राजनीतिक गणित की बात। इसके पीछे की असली कहानी क्या है? वो कहानी है आम लोगों की तकलीफों की और शासन में मौजूद भारी कमियों की। चलिए देखते हैं कि जमीन पर इन सब का इंसानी चेहरा कैसा दिखता है। ये आंकड़ा देखिए, 69% बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कुपोषण की एक खामोश महामारी है जो इस क्षेत्र के भविष्य की नींव को ही कमजोर कर रही है। ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, 65.7% महिलाएं भी एनीमिया से जूझ रही हैं। इसका मतलब है गंभीर स्वास्थ्य संकट, खासतौर पर मां बनने वाली औरतों के लिए। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले स्वास्थ्य संकट की घंटी है। और ये शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस जिले के 45% बच्चे स्टंटिंग यानी बौनेपन का शिकार हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। इसका असर जिंदगी भर रहता है। ये सीधे सीधे शासन की विफलता का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ हमें मायूस करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि ये किसी भी राजनीतिक चैलेंजर के लिए एक रास्ता भी दिखाते हैं, एक अनुशासित, लंबी अवधि का रास्ता कि कैसे राजनीति को वापस लोगों की जरूरतों से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से आगे का रास्ता कैसा हो सकता है? ये एक 4 चरण की रणनीति का खाका है। सबसे पहले संगठन की नींव को मजबूत करना और नेतृत्व में बदलाव लाना, फिर एक नया नैरेटिव बनाना, इसके बाद जमीन पर लोगों को सक्रिय करना और सही गठबंधन बनाना, और आखिर में चुनाव वाले दिन बूथ मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में कोई चूक ना हो ये पक्का करना। ये विश्लेषण एक और जरूरी बात कहता है कि यहाँ जीतने के लिए शायद नेतृत्व में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। एक ऐसे उम्मीदवार की जो पढ़ा लिखा हो, जिसका दामन साफ हो, उम्र 35 से 48 के बीच हो और जिसके पास आर्थिक संसाधन भी हों, जिसे एक आउट ऑफ टच दिल्ली बाबू के मुकाबले वंचितों के एक काबिल चैंपियन के तौर पर पेश किया जा सके। और जैसे जैसे रणनीतियां डेटा पर आधारित होती जा रही हैं, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किसी भी डेटा ड्रिवन रणनीति को लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना ही होगा। जानकारी का इस्तेमाल वोटरों को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी असली जरूरतों को सम्मान के साथ बेहतर ढंग से समझने और उन्हें पूरा करने के लिए होना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।